नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे लेकर हाजिर हूं न्यूजीलैंड भारत पर अपना धनबाद। करेंगे आधे घंटे तक धनबाद और इसके आसपास की तमाम खबरों पर चर्चा। लेकिन हेडलाइंस पर रुख करते बड़ी खबर की ओर। धनबाद से पूर्व सांसद राजकिशोर महतो का अंतिम संस्कार बलियापुर के विनोद धाम में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने कई राउंड हवाई फायरिंग कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सशस्त्र सलामी भी इसे कहा जाता है। वहीं अंतिम संस्कार के दौरान मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक मथुरा महतो, विरंची नारायण, लंबोदर महतो, अपर्णा सेनगुप्ता, अमर बावरी, योगेश्वर बाटुल समेत कई बड़े नेता मौके पर मौजूद रहे और उन्हें अंतिम विदाई दी। मथुरा महतो यहां पर बतौर प्रतिनिधि मुख्यमंत्री के यहां पर पहुंचे हुए थे और मंत्री बादल पत्रलेख तो ऐसे हर मौके पर मौजूद रहते ही हैं और इस बार भी वो नहीं चूके। हर सुख हर दुख में वो शामिल रहते। राज्य के किसी भी शख्स के साथ ये हो और किसी शख्स के साथ हो तो वो बिल्कुल मौजूद होते हैं। कई मौकों पर उनकी संवेदना को हमने देखा है, महसूस किया है और बाद जो है यहां भी नजर आए। अंतिम विदाई दी। अंतिम सफर पर राजकिशोर महतो को रवाना किया गया। पंचतत्व में विलीन हुए वो। अंतिम विदाई दी गई, सलामी दी गई सशस्त्र और पंचतत्व में विलीन हो गए। अंत्येष्टि के बाद राजकिशोर महतो पूर्व सांसद गिरिडीह से और झारखंड आंदोलन के अगुवा नेता विनोद बिहारी महतो के पुत्र के तौर पर भी इन्हें जानते हैं। सांसद भी गिरिडीह से ये चुने गए थे, साथ ही 2 बार विधायक भी रहे। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में मथुरा महतो के खिलाफ ये खड़े थे आजसू से, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद से वो लगभग राजनीति से दूर होते चले गए थे क्योंकि स्वास्थ्य के कारणों की वजह से वो सक्रिय नहीं हो पा रहे थे और पिछले दिनों काफी बीमार पड़ने के बाद वो अस्पताल में भर्ती हुए थे। इलाज हुआ, वो ठीक हुए, वापस घर गए और एक बार फिर से तबियत खराब हुई पिछले दिनों और फेफड़े में संक्रमण की वजह से फिर से अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए और जिंदगी की ये जंग हार गए जो लगातार जनता की जंग लड़ते रहे। ताउम्र राजकिशोर महतो दिवंगत और लेकिन जिंदगी की इस जंग को वो नहीं लड़ पाए। ये पूरे प्रदेश स्तर पर ये बहुत बड़ी क्षति है और व्यक्तिगत रूप से हमारे पार्टी का, हम लोगों का बहुत बड़ा क्षति है। राजकिशोर बाबू झारखंडी भावना को, झारखंडी विचारधारा को मजबूती देने का काम किए। वो स्वर्गीय झारखंड के पितामह स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के सुपुत्र थे। जनता का काफी इन पर विश्वास था। हम लोग महसूस कर रहे हैं झारखंड का अभिभावक, झारखंड का अभिभावक हम लोग खो दिए हैं। समाज का, राजनीति का और आज समाज की दुर्दशा को देखने वाला अब हम लोगों के बीच से गुजर चुके। अब दूसरा कोई ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है कि झारखंड से जुड़े हुए एक ऐसे नेता जो हमेशा माटी के लोगों के लिए और माटी की चिंता किया करते थे। आज विचारधारा एक ऐसा इनके लिए विषय था जिसमें केवल झारखंड और झारखंड के लोग यही समाहित थे और इसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते थे। देखिए, कोयलांचल के साथ साथ झारखंड के राजनीति में एक अपूर्णीय क्षति हुई है। राजकिशोर बाबू एक ऐसे प्रखर नेता थे, ऐसे विद्वान नेता थे जिनकी सोच एक बेदाग नेतृत्व देने वाले थे और स्पष्ट बाध्यता थी उन पर और हमारी व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी क्षति हुई है कि वो हमारे राजनीतिक गुरु। इधर कांग्रेस के दिवंगत नेता स्वर्गीय ओपी लाल के श्राद्ध कर्म के मौके पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ओपी लाल के कतरास आवास पर पहुंचे। बन्ना गुप्ता ने स्वर्गीय ओपी लाल को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमने व्यक्तिगत रूप से अपना अभिभावक खो दिया है और पार्टी ने अपना मार्गदर्शक। वे मजदूरों के मसीहा के साथ ही पार्टी के कर्मठ नेता थे। उनके निधन से पार्टी को बड़ी क्षति हुई है। मजदूरों के मसीहा भी एक सरल हृदय के नेता, मेरे व्यक्तिगत अभिभावक
को हमने खोया है। पार्टी ने एक कर्मठ अपना नेता खोया है और अंतिम सांस तक पार्टी के लिए, समाज के लिए समर्पित रहे हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। और खबर धनबाद से, जहां पर बरवाडा पुलिस ने जीटी रोड के किसान चौक पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 ट्रकों में ले जाए जा रहे 48 पशुओं को जब्त किया है। वहीं इस मामले में 9 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पकड़े गए तस्करों में से 5 लोगों को फिलहाल जेल भेज दिया। वहीं 4 तस्करों को पूछताछ के लिए थाने में रखने की बात सामने आई है। सूत्रों की माने तो पुलिस बाकी तस्करों को छोड़ने की तैयारी में जुटी। हालांकि थाना प्रभारी से संवाददाता ने कई बार बात करने की कोशिश की हमारे, लेकिन थाना प्रभारी ने इस मुद्दे पर किसी भी तरह से बात करने से इनकार कर दिया। जब्त किए गए पशुओं को कतरास के गंगा गौशाला भेज दिया गया। सभी पशुओं को पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा था। तो लगातार गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस का यह अभियान था। इन तस्करों में से 5 को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन 4 को थाने में रख लिया गया और माना जाता है कि शायद पुलिस की सेटिंग हो गई होगी या शायद पुलिस उन्हें छोड़ना चाहती पैसे के लेने के बाद, और लेकिन इसमें पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया, चुप्पी साध ली गई। और इधर कोयलांचल की लाइफलाइन कही जाने वाली भेलाटांड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ये लोग बकाया वेतन और बोनस नहीं मिलने से नाराज हैं। इनकी हड़ताल से धनबाद और आसपास के इलाके में पानी के लिए हाहाकार मचना अब तय, और इसकी शुरुआत भी हो गई आज से। मैथन जलापूर्ति योजना का पानी इसी प्लांट से जाता है, जिससे 19 जल मीनारों तक पानी पहुंचता है। यानी कि 19 जल मीनारों तक पानी पहुंचने का मतलब है कि लाखों लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा अगर ये कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अगर हड़ताल खत्म नहीं करते हैं तो। हालांकि आज से ही पानी की कमी जो है और पानी की आपूर्ति जो है वो प्रभावित हुई है, लेकिन 19 जल मीनारों तक यदि पानी नहीं पहुंचेगा तो सोचिए आने वाले कल में और उसके 1-2 दिन बाद क्या स्थिति हो सकती है। महीना से वेतन बोनस नहीं मिला है, इसलिए मजबूरन बस हम लोग को हड़ताल करना पड़ रहा है। और आश्वासन खाली से विभाग दे रहे हैं, जांच देंगे, 1 दिन 2 दिन का आश्वासन दे रहे हैं। विभाग बोल रहे हैं कंपनी वाले विभाग को, इसमें मजदूर हम लोग मर रहे हैं। बर्बाद होगा, सिटी होगा, पूरा धमा सिटी होगा, गोविंदपुर होगा, तो कोई हल नहीं होगा कंपनी तरफ से। खाली आश्वासन दे रहे, बात करें दिन में। और इधर धनबाद के बरवाडा से खनन विभाग की टीम ने 3 अवैध बालू कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बिना नंबर के अवैध बालू से लदे 2 ट्रैक्टरों को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया है। बता दें आपको कि लगातार बालू के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। यह अवैध बालू के तस्कर बड़े रेट पर, ऊंचे रेट पर इन बालू को बेचते हैं और सरकार को, जिला प्रशासन को राजस्व का नुकसान भी पहुंचाते हैं। और इधर खबर निरसा से, जहां पर सॉफ्ट कोक भट्टा मालिकों ने लगभग 1 सप्ताह से भट्टा संचालन में आ रही दिक्कतों को लेकर पूर्व विधायक अरूप चटर्जी से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि स्थानीय पुलिस ने जबरन भट्टा को बंद करा दिया है। संचालकों के आग्रह पर धनबाद उपायुक्त ने एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी। इनके तरफ से 19 कोक भट्टा की जांच की गई। हालांकि क्या रिपोर्ट इसके बाद आती है, इंतजार इस बात का है कि क्या ये दोबारा खुल पाएंगे या इनके ऊपर रोक लगी रहेगी। से कुछ दिनों पहले मिले थे कि लॉकडाउन के बाद जब प्लांट चालू कर रहे थे तो उस समय कुछ पुलिस और प्रशासन के लोगों के द्वारा धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और चालू नहीं करने दिया जा रहा है। जबकि इस संबंध में राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि लॉकडाउन के बाद फिर से इंडस्ट्री चालू करने के लिए कोई अलग से परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो किस कारण से ये बंद करवाया जा रहा है, बंद रखा जा रहा है, इसी के संबंध में डीसी सर ने 3 लोगों को जांच दी है, एडीएम, डीएमओ और अंचल अधिकारी को। तो इसी संबंध में टीम आई है। हम लोग अभी सबके बयान
उधर एमपीएल में कोयला ढुलाई के लिए लगे हाईवा के लिए मुख्य मार्ग के रूप में उपयोग किया जा रहा है। निरसा NH2 के खुदिया फाटक मोड़ से सिंदरी मोड़ तक की सड़क पर हर दिन सैकड़ों हाईवा कोयला ढुलाई करते नजर आते हैं। इस सड़क को वहां के ग्रामीणों ने रैयत जमीन होने का दावा किया है और इस जमीन पर कोई ठोस जमीन निर्माण नहीं होने यहां पर दिया जा रहा है। इसको लेकर एमपीएल के लोगों और ग्रामीणों के बीच विवाद होता रहा है। एमपीएल के अधिकारियों ने पुलिस की निगरानी में सड़क की मरम्मत का काम शुरू करवाया। इस दौरान कोई भी ग्रामीण वहां विरोध करने नहीं पहुंचा। वहीं सीओ ने इस जमीन को सरकारी भूमि बताया है। सामने उठा रहे ये स्पोर्ट्स हॉस्टल बर्बाद हो रही है, फिर भी इसको लेकर कोई काम नहीं हो रहा। इस समय एमपीएल एवं डीवीसी दोनों ने इंटरेस्ट शो किया था जो स्पोर्ट्स हॉस्टल हम लोगों को अगर दे दिया जाए, हम लोग पूरी मेंटेनेंस भी करेंगे और पीपीपी मोड पे हम लोग चलाएंगे, लेकिन उनको भी नहीं दिया गया। बाद में इंटरेस्ट कॉल फॉर किया गया, लेकिन जो लीज अमाउंट एवं जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको मिलाते हुए जो खर्चा आ रही थी, जो कोई भी पार्टी आगे नहीं आ रही। तो तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकल सोचते हुए एक बार हम समझते हैं जो सरकार इसको मेंटेनेंस पूरी करते हैं और उसके बाद 35 साल। इधर ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन ने नाइट ड्यूटी सीलिंग भत्ता को लेकर धनबाद मंडल के स्टेशन मास्टरों ने डीआरएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के सचिव गौरीशंकर सिंह ने कहा कि रेलवे परिचालन को सुचारू रूप से चलाते हुए शांतिपूर्वक कोविड नियमों के तहत अनिवार्य मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास धनबाद मंडल कर रहा है। वहीं मांग किया जा रहा है कि सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को जो 50 लाख की बीमा दी है वो बीमा रेल कर्मियों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि रेल कर्मियों ने भी कोविड के दौरान काम किया है और फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पर उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। सीलिंग भत्ता के विरोध में जो कि सरकार जो है 43,600 सीलिंग लिमिट निश्चित तय की है, हम लोग उसका पूरे देश में और व्यापक रूप से इसका जो है विरोध कर रहे हैं। नाइट ड्यूटी भत्ता हम लोगों को जो बंद किया गया है उसको दिया जाए और सीलिंग लिमिट जो है उसको भी समाप्त किया जाए। इसी के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। उधर बागमारा में 3 पंचायतों में पानी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने 1 दिवसीय धरना दिया। तिलमच्चो पेट्रोल पंप के समीप दिए गए इस धरने में कांड्रा, तिलमच्चो और लोहा पट्टी पंचायत के ग्रामीण मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों में महिलाओं की संख्या अधिक थी। यहां मौजूद मुखियाओं ने बताया कि संवेदक ने योजना को पूरा ही नहीं किया। जो तिलमच्चो ग्रामीण जलापूर्ति योजना है उसे पूरा नहीं किया, आधा अधूरा ये वो, जिसकी वजह से जलापूर्ति में तकनीकी अड़चनें आती रही हैं और इसका खामियाजा हमारी महिलाओं को भुगतना पड़ता है। ऐसे में आधे अधूरे योजना को संवेदक ग्रामीणों को सौंपना चाहता है, जबकि अभी योजना सही तरीके से शुरू भी नहीं हो पाई है, उसका परिचालन नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर 10 दिनों के भीतर इस योजना को चालू नहीं किया जाता है तो ग्रामीण भूख हड़ताल के लिए विवश हो जाएंगे। पूरा पानी चला ही नहीं है 4 महीना से। पानी का नीचे जो वहाँ है मोटर, वहाँ पूरा खराब है नदी में, और पाइपलाइन का काम कहीं भी पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। त्रुटि है। यहाँ तिलमच्चो, लौपीटी, कांड्रा तीनों पंचायत को इस जलापूर्ति से, तिलमच्चो जलापूर्ति योजना से पानी मिलने का है। आवाज़ उठाए हैं, लिखित भी दिया हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम पीएचडी विभाग के जो भी मंत्री हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि अविलंब इसको चालू किया जाए और जितनी भी त्रुटियाँ उसको सही किया जाए, और नहीं तो हम लोग 10 दिन के बाद भूख हड़ताल पे बैठेंगे। डीडीसी साहब से अनुरोध है कि वो सरजमीन पर आए। जिले के और भी कोई बड़े पदाधिकारी हैं वो सरजमीन पर आए, योजना को देखें क्या योजना चलने लायक है। हम आप लोग के माध्यम से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र आए। अगर यदि वो आने में आनाकानी करते हैं और जनता को 10 दिनों के अंदर पानी नहीं मिलता है, इस सूरत पर हम लोग आने वाला समय पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। विभाग और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है जिसको इससे लाभ हुआ है, जिससे इस योजना का शिलान्यास किया गया था, दुर्गति हुआ है, वैसे जनप्रतिनिधि इस धरना को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। और फिलहाल आप धनबाद में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के धनबाद और इसके आसपास की। जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज़ 7 भारत पर अपना धनबाद। लेकिन इस बीच हम करेंगे धनबाद के तमाम खबरों की चर्चा। लेकिन बड़ी खबर रांची से आ रही है। मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग से राहुल पुरवार विरमित हो गए हैं। हायर स्टडी के लिए वो जाएंगे अमेरिका और के रवि कुमार राहुल पुरवार की जगह फिलहाल मंत्रिमंडल में निर्वाचन विभाग के प्रमुख होंगे। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है। हायर स्टडी के लिए राहुल पुरवार अमेरिका जाएंगे। और बता दें आपको किस तरह के दौरे होते रहते हैं जब राज्य के बड़े अधिकारी किसी नई जगह पर जाते हैं, नए देश में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं और वहां से बहुत सारी जानकारी जुटाने के बाद उसका फायदा अपने विभागों को पहुंचाते हैं। और हायर स्टडी के लिए अमेरिका जाएंगे और विरमित उन्हें किया गया है फिलहाल निर्वाचन विभाग से। और इनकी जगह के रवि कुमार जो है वो उनका पद संभालेंगे। तो बड़ी और अहम खबर। हालांकि बड़ी और अहम खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको कि हालांकि एक तरफ समीक्षा बैठकें चल रही हैं और कई अहम विभागों की जिम्मेदारी भी राहुल पुरवार पर है, लेकिन इसके बावजूद वो विरमित हुए हैं निर्वाचन विभाग से और फिलहाल वो हायर स्टडी के लिए अमेरिका जा रहे हैं। और पहले भी कई मौकों पर ऐसे बहुत सारे अधिकारी झारखंड के हैं जो हायर स्टडी के लिए या फिर किसी के स्टडी के लिए बाहर जाते रहे ताकि उसका फायदा अपने अपने विभागों को दे सके। और इसी कड़ी में राहुल पुरवार मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के सचिव जो हैं वो अमेरिका जाने वाले हैं। कभी अंग्रेजों के लिए गोल्फ खेलने का मैदान रहा धनबाद का गोल्फ ग्राउंड का फिलहाल सिर्फ नाम रह गया, लेकिन अब इसे इस कदर सजाया संवारा जा रहा है जो धनबाद को एक नई पहचान देगा। आने वाले कुछ महीनों में शहर के बीचों बीच स्थित गोल्फ ग्राउंड बदला हुआ से नजर आएगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर ये बदलाव कैसा होगा और किस तरह से किया जा रहा है। चारों ओर घनी आबादी से घिरे गोल्फ ग्राउंड को रणधीर वर्मा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। अब इस गोल्फ ग्राउंड को धनबाद नगर निगम DMFT फंड से 9.75 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय बहुउद्देशीय मैदान एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित कर रहा है। यहाँ कई तरह के खेलों के साथ साथ सांस्कृतिक आयोजन के लिए भी मुकम्मल व्यवस्था होगी। मॉर्निंग वॉक और स्विमिंग के लिए भी विश्व स्तरीय सुविधा होगी। 2 चरणों में इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। 12 एकड़ में गोल्फ ग्राउंड की सूरत बदली जा रही है। इस पे जोर शोर से लगी हुई है और एकदम एक बदला आपको धनबाद मिलेगा, गोल्फ ग्राउंड मिलेगा। इस पे हम लोग 1 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक है जिस पे पूरा EPDM लेयर लगवा के पूरा एकदम सबसे बेस्ट जो हो धनबाद का वो देने जा रहे हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा चिल्ड्रन पार्क देने जा रहे हैं। उसके साथ साथ उस साइड में हम लोग एक ओपन जिम देने जा रहे हैं, ये योगा सेंटर देने जा रहे हैं, उसके बाद फिर मेडिटेशन जोन देने जा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत उस साइड में उस कॉर्नर में हम लोग का एक स्केटिंग जोन बनने वाला है। सौंदर्यीकरण का जिम्मा उठाने वाली कंपनी के सुपरवाइजर रंजीत सिंह ने बताया कि बिरसा मुंडा पार्क के बाद गोल्फ ग्राउंड धनबाद वासियों के लिए बेहतरीन तोहफा होगा। काम तेजी से हो रहा है। गोल्फ ग्राउंड वैश्विक स्तर पर मल्टी यूटिलिटी ग्राउंड बनेगा। खेलों के लिए पूर्ण व्यवस्था होगी। अगला साल सुपुर्द कर देंगे। 2 महीने के अंदर कोशिश करेंगे कि सुपुर्द करने का काम कर दिया जाए और एक अच्छा आने वाला दिन में धनबाद वासियों को एक अच्छा खूबसूरती गोल्फ ग्राउंड से मिलेगा। इसमें खास है ये आपको जॉगिंग ट्रैक में एक खूबसूरती मान लीजिए रबर का EPD होगा। अच्छा, उसके नगर निगम शहर की सूरत बदलने को तत्पर है। प्रयास भी किया जा रहा है और आने वाले कुछ महीनों में शहर के बीचों बीच स्थित गोल्फ ग्राउंड बदला हुआ नजर आएगा। वाले कुछ समय में धनबाद का ऐतिहासिक गोल्फ ग्राउंड एक नए स्वरूप में देखने को मिलेगा। कई तरह की खूबसूरत चीजें आपको देखने को मिलेंगी जिसमें कि जॉगिंग ट्रैक होगा और इंडोर आउटडोर गेम के साथ साथ वो तमाम सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी जो कि एक बढ़िया सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में देखने को अमूमन मिलता है। निकुंज के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 11 भारत धनबाद। इधर देश में एक बार फिर कोरोना का खौफ मंडरा रहा है। बीते दिनों देश के कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आ गई थी, लेकिन एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने लगा है। सरकार इसको लेकर गंभीर है। जल्द ही पूरे देश में कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर बढ़ने लगा है। आंकड़े बता रहे हैं कि बीते महीनों की अपेक्षा नवंबर और दिसंबर के शुरुआती दिनों में कोरोना केस में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बीच खुशी की बात यह है कि जल्द ही कोरोना वैक्सीन लोगों को देने के लिए उपलब्ध होगी। इसके लिए धनबाद जिले में पहल शुरू हो गई है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए 2 से 3 डोज देनी पड़ सकती है। 3 से 4 सप्ताह के अंतराल पर यह वैक्सीन लगाई जाएगी। लगाने के बाद अगर वैक्सीन काम नहीं करेगी तो बूस्टर डोज भी लगाना पड़ सकता है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना होगा। अपना इंटरनल प्रोटेक्शन देता है। वैक्सीन क्या करेगा, हमारे जो सिस्टम है उस सिस्टम में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और वो जाकर के एक फौज बनाते हैं। तो मान लीजिए कि जो भी बाहर का जो वायरस है वो जैसे इंटर करेगा उसको लोग मार देगा। तो अगर हम मास्क नहीं लगाते हैं तो वो तो वायरल लोड बढ़ जाएगा ना। तो मान लीजिए इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होगा, वैक्सीन लगाने के बाद भी उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है और उसको लंग्स को डैमेज कर सकता है। इसीलिए मास्क लगाना तो बहुत जरूरी है। जहां वैक्सीन के आने को लेकर एक और लोगों में खुशी है, तो वहीं मेडिकल के जानकार बताते हैं कि ये वैक्सीन 70% ही असरकारक है। बाकी लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए मास्क जरूरी है। मास्क क्लॉथ वैक्सीन की भूमिका में है, लिहाजा इसे किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मास्क तो लगाना जरूरी है। जो वैक्सीन आ रहा है वो उसका रिकवरी रेट 70% ही है, तो 70% आपको तभी 30% चांसेज है कि आपका उसके बाद भी। लेकिन बचाव के लिए आपको मास्क तो ज़िंदगी भर लगाना है, ऐसा नहीं कि मास्क नहीं लगाना है। हाँ, उसके लिए ज़्यादा कारगर है जिसको जो डायबिटिक पेशेंट है, कार्डियक या किसी इलनेस कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो उसके लिए कारगर की जिसके चांसेज है कि 0% है, लेकिन उसमें 70% चांसेज है कि उसको रिकवर हो जाएगा। अभी है कि वैक्सीन अगर आप ले लिए और वैक्सीन के ऊपर ही डिपेंड करके हमको अब कोई प्रिकॉशन नहीं करना है तो ऐसा मानना बिल्कुल ही गलत होगा। क्योंकि अगर वैक्सीन ले लिए आपके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो गया, लेकिन फिर भी आपको सेफ्टी के लिए आपको मास्क लगाना होगा। वैक्सीन आने से लोगों में एक आशा जगी है कि अब जो लोग डर के जी रहा था कि अब वो कम से कम डर के जीना छोड़ देगा। ये खुशी की बात है कि वैक्सीन आ गई है। बस इंतज़ार ये है कि आम लोगों को कब तक मिलेगा, क्योंकि जब तक ये आम लोगों को नहीं मिलेगा तब तक हमारी खुशी अधूरी। बहरहाल वायरस की चेन ब्रेक करने में वैक्सीनेशन, पहले से संक्रमित हो चुके व्यक्तियों में मौजूद एंटीबॉडी और मास्क का प्रयोग मुख्य हथियार बनेंगे। मास्क एक प्रकार से क्लॉथ वैक्सीन है। इससे 30 से 40% तक संक्रमण से बचाव मुमकिन है। लिहाजा वैक्सीनेशन के बावजूद आपको पूरी जिंदगी सेफ लाइफ के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। और अपना धनबाद में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ ही झारखंड जुड़ी हर छोटी बड़ी और अहम खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।